नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th क्लास के अंदर हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे और इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने चर्चा की थी कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं और वाक्य के अंग कितने होते हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये वाक्य रचना वाला जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है और कौन कौन से वाक्य और उनकी परिभाषाएं क्या हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लेते हैं कि देखिए वाक्य के जो अंग हैं ये दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। हम बात कर रहे थे कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तारक आता है। विस्तारक का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। लेकिन अगर हम बात करें विधेय किसे कहते हैं तो वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा गया है उसे हम विधेय कहते हैं। और विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक तथा क्रिया एवं क्रिया का विस्तारक आते हैं। तो इस तरह से इस चार्ट से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि उद्देश्य में दो चीजें आती हैं, कर्ता और विस्तारक। कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्द। इसी तरह अगर विधेय की बात करें तो कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, ये क्या होते हैं, विधेय होते हैं। तो ये चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं वाक्यों का वर्गीकरण। तो देखिए वाक्यों का अगर वर्गीकरण करें तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम दो आधारों पर पढ़ेंगे, क्योंकि दो ही आधारों पर हमारे कोर्स में है। वैसे वाक्यों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। यानी नंबर 1 अगर हम बात करें तो रचना की दृष्टि से, नंबर दूसरे अगर हम बात करें तो वो है आपके अर्थ की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पर है क्रिया की दृष्टि से। तो यानी 3 आधारों पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बच्चों वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर, मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया गया है। अब 2 आधारों पर किया गया है जिसके अंदर देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो देखिए बच्चों ये रचना के आधार पर, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है रचना की दृष्टि से। तो एक ही मतलब है इन दोनों का, रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर, या फिर हम बात करें तो इसे कह सकते हैं अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो इस तरह से वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर हो गया, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये doनों ही हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों नंबर 1 रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो बच्चों जिसे हम कहेंगे साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या होंगे वो, संयुक्त वाक्य। और अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो वो हैं मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य।
ये 3 तरह के वाक्य हो गए, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, ये 3 तरह से हो गए। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए कि साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। इन तीनों के अंदर सबसे पहले जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि उद्देश्य और विधेय, यानी जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय से वो वाक्य बना हो, यानी कि जब कोई वाक्य एक उद्देश्य और एक विधेय से बना हुआ हो तो उसे हम कहते हैं साधारण या फिर सरल वाक्य। तो आप उद्देश्य और विधेय को पहले सीख चुके हैं कि उद्देश्य क्या होता है, यानी कर्ता और कर्ता का विस्तारक, ये उद्देश्य होता है। कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, ये 4 बातें मिलकर क्या बन जाती हैं, विधेय बन जाती हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों साधारण या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि वह वाक्य जो एक उद्देश्य और एक विधेय से बना हुआ होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जो एक उद्देश्य से एवं एक विधेय से बना हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसकी परिभाषा सिंपल है। आपने ध्यान रखना है कि वह वाक्य जो केवल एक उद्देश्य और एक विधेय से बना हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिएगा आप लोग, यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि बालक मैदान में खेल रहे हैं। बालक मैदान में खेल रहे हैं साधारण वाक्य है। अगर इसी से मिलता जुलता अगर अपन और कुछ भी लिखें, जैसे अपन कह रहे हैं अध्यापक पढ़ा रहा है, अपन कह रहे हैं कि विद्यालय बंद हो गए, ऐसे कोई भी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। क्या कहलाता है, वो साधारण वाक्य कहलाएगा। मान लीजिए अपन कह रहे हैं कि प्रिया खाना बनाती है, तो ये भी क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। ये भी कैसा वाक्य है बच्चों, साधारण वाक्य है। अगर अपन कह रहे हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है, कैसी भी कोई बात कर लीजिए, जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो ये दोनों ही चीज़ जो है ये उद्देश्य हैं, क्योंकि ये कर्ता है और क्या खाता है यानी खाना खा रहा है, और ये बनाने क्या होगी, क्रिया होगी। तो ये जो पार्ट है इधर से आगे का ये क्या कहलाएगा, विधेय कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों तो देखिए एक उद्देश्य और एक विधेय से बना हुआ जो वाक्य है वो क्या कहलाता है, आपका साधारण या फिर सरल वाक्य कहलाता है। ठीक। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब ये संयुक्त वाक्य भी सरल है, इसीलिए मैं पहले इन दोनों को समझा रहा हूँ। और ये जो मिश्र वाक्य इसके अंदर थोड़ी सी बातें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो पहले इन दोनों को तो समझें अपन कि वह वाक्य जो दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से मिलकर बना हो तथा समुच्चय बोधक अव्यय लेकिन किंतु परंतु अथवा या और तथा एवं
पर इत्यादि शब्दों से जुड़ा हुआ हो, इत्यादि शब्दों से जुड़ा हुआ हो तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं वह वाक्य जो दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से मिलकर बना हो तथा समुच्चय बोधक अव्यय लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, और, तथा, एवं, पर इत्यादि शब्दों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो देखिए ये जो समुच्चय बोधक शब्द लिखा है मैंने, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक संयोजक होते हैं, एक विभाजक होते हैं। संयोजक मतलब ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को या फिर दो शब्दों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, या अलग करने वाले जो होंगे वो विभाजक और जोड़ने वाले जो होंगे संयोजक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जब हम सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, तो देखिए ये भी एक साधारण वाक्य है और ये भी एक साधारण वाक्य है। तो ये परिभाषा कह रही है कि दो साधारण वाक्य हों कम से कम और दो से अधिक साधारण वाक्य हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसी को अपन मान लीजिए संयुक्त वाक्य बनाएं तो कैसे बनेगा, मैं यहां पर कह रहा हूं प्रिया खाना बनाती है और बालक खेलते हैं। तो यहां देखिए प्रिया खाना बनाती है और बालक खेलते हैं। तो इसके अंदर हुआ क्या बच्चों कि ये भी एक साधारण वाक्य है और ये भी एक साधारण वाक्य, लेकिन ये दोनों ही वाक्य किस से जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि वो वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है वो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ वापिस समझ लीजिएगा कि जब किसी वाक्य के अंदर यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय से बना हो तो साधारण वाक्य, लेकिन वह वाक्य जो दो साधारण वाक्यों से मिलकर बना हो और किसी समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक अव्ययों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको तीसरे नंबर का जो भेद है उसे समझाता हूं, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, इसे बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि ये दोनों ही वाक्य आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से, लेकिन मिश्र वाक्य जो है थोड़ा सा आपके लिए कठिन पड़ता है। तो उसके अंदर ऐसी कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ शब्दावली ऐसी आएंगी जो आपको सीखनी है। मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं उपवाक्य। अब देखिए एक नई चीज़ आ रही है आपके सामने, एक होते हैं वाक्य और एक होते हैं उपवाक्य। तो सबसे पहले तो आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए कि वाक्य क्या होते हैं और उपवाक्य क्या होते हैं। फिर आपको ये जो अभी मैंने समझाए हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इन तीनों को ही मैं आप लोगों को वापस से एक बार दोबारा समझाऊंगा। तो तीनों चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा तो साधारण वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तीनों तरह के जो वाक्य हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पर बच्चों, जिसका नाम है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। ठीक, अब इसकी परिभाषा समझिए। वह वाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बना हो तो उसे
मिश्र वाक्य कहते हैं, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब देखिए ये परिभाषा मैं आपको दोबारा समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर दो नए शब्द आ गए, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। दो शब्द जो है आपको नए मिल रहे हैं। अब देखिए आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए बच्चों कि एक तो वाक्य होते हैं और एक उपवाक्य होते हैं, दो चीज़ें होती हैं बच्चों। तो देखिए हम अगर बात करें अभी तो वाक्य जो होते हैं ये तो आप पढ़ चुके हो। वाक्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अगर हम बात करें तो कौन सा पढ़ा आपने? साधारण वाक्य। कौन सा पढ़ा? साधारण वाक्य। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा है संयुक्त वाक्य। कौन सा पढ़ा है? संयुक्त वाक्य पढ़ा है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो पढ़ रहे हैं अब मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। तो ये वाक्य तो कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उपवाक्यों की। किसकी बात कर रहे हैं? उपवाक्यों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो उपवाक्य हैं वो होते क्या हैं। यानी किसी भी वाक्य में, अब वाक्य किसी भी वाक्य का मतलब 3 तरह की वाक्य हैं, या तो वो साधारण वाक्य है, या फिर वो संयुक्त वाक्य होगा, या फिर मिश्र वाक्य होगा। यानी कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे वाक्यांश या वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। किसी भी वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो छोटे वाक्य होते हैं या वाक्य का जो खंड होता है एक तरह से छोटा सा, तो वो किस नाम से जानने लगता है? वो उपवाक्य के नाम से जानने शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर पहले उदाहरण समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए ये लिख रहा हूँ बालक पुस्तक पढ़ता है। पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा वापिस से। बालक पुस्तक पढ़ता है, ये एक साधारण वाक्य है। दूसरा सुनिए, मैं कह रहा हूं अध्यापक पढ़ाता है, ये भी साधारण वाक्य है। तीसरे नंबर पर हम बात करें बालक रोता है, तो ये भी एक वाक्य हो गया। यानी ये तीनों के तीनों जो वाक्य हैं बच्चों, ये क्या कहलाएंगे? ये तीनों के तीनों कौन से वाक्य कहलाएंगे? मैं वाक्य की बात कर रहा हूं। ये तीनों के तीनों इस समय जो वाक्य हैं ये क्या है? ये साधारण वाक्य हैं। इस समय ये क्या कहलाएंगे? साधारण वाक्य कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको, ये जो साधारण वाक्य हैं, इन्हें ऐसे लिखूं कि बालक पुस्तक पढ़ता है, अध्यापक पढ़ाता है, किंतु बालक रोता है। तो अब देखिए ये एक वाक्य है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक वाक्य है। लेकिन ये वाक्य जो है इसके अंदर ये इस समय जो है ये जो प्रयुक्त हो रहे हैं, अब ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये उपवाक्य कहलाएंगे। ठीक है। और ये पूरा जो वाक्य अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये वाक्य कौन सा है? ये संयुक्त वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा समझिएगा। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है? कि वह वाक्य जो 2 साधारण वाक्य या 2 से अधिक साधारण वाक्यों से मिलकर बना हो और किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए ये भी साधारण वाक्य, ये भी साधारण वाक्य और ये भी साधारण वाक्य। लेकिन इस समय ये साधारण वाक्य ना कहलाकर और क्या कहलाएंगे? ये उपवाक्य कहलाएंगे। और ये कौन से उपवाक्य कहलाएंगे? स्वतंत्र उपवाक्य कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? स्वतंत्र उपवाक्य। यानी ये जो उपवाक्य हैं, ये उपवाक्य 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य। कौन सा होता है? स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है प्रधान उपवाक्य। कौन सा होता है? प्रधान उपवाक्य। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है आश्रित उपवाक्य। तो यानी उपवाक्य कितने हो गए? 3 हो गए। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और देखिए वाक्य कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाक्य के अंदर
उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब संयुक्त वाक्य की परिभाषा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वह वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। ये भी कह सकते हैं कि जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें किस उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो जो संयुक्त वाक्य होता है बच्चों, उसमें स्वतंत्र उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्वतंत्र उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। यानी जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें स्वतंत्र उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। और जो मिश्र वाक्य होता है उस मिश्र वाक्य में ये दो की बात हो रही है। मिश्र वाक्य में कौन कौन से उपवाक्य हैं? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। यानी एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। तो अब देखिए, वापिस समझिएगा परिभाषा क्या लिख रखी है। वह वाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बना हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब हमारे सामने समस्या यह है कि हमें ये उपवाक्य सीखने पड़ेंगे और उपवाक्यों को सीख कर ही हम सही मायने में जो मिश्र वाक्य है उसे समझ पाएंगे। तो मैं एक बार इनको अच्छे से वापस लिख देता हूं, क्योंकि इस वाक्य को हम लोग समझें उससे पहले इसको यहां पर लिख भी लेते हैं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। तो हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं उपवाक्य। इस मिश्रित वाक्य को अधर में छोड़ दिया है और हम पहले पढ़ रहे हैं उपवाक्य। यानी वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे वाक्यों या वाक्यांशों को उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक है, नंबर 2 प्रधान उपवाक्य। तीसरे नंबर पर आश्रित उपवाक्य। यानी उपवाक्य के 3 भेद हो गए, स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र उपवाक्य की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्वतंत्र उपवाक्य वह उपवाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होता है या अपना पूर्ण अर्थ जो है वो प्रकट करता है। ठीक है, वह उपवाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होता है उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। उसे स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लिखें हम लोग, तो ये लिख सकते हैं कि दशरथ का अपने सभी पुत्रों पर समान अधिकार था। तो एक साधारण वाक्य यही है, ये स्वतंत्र हो गया। अध्यापक सभी बच्चों को प्रेम से पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा है, ये स्वतंत्र हो गया। इस स्वतंत्र को ही आप ये कह सकते हो, ये साधारण वाक्य भी हो गया। साधारण, सरल और स्वतंत्र, ऐसे 3 नाम। लेकिन
जब वाक्य का नाम पूछा जाएगा तो साधारण वाक्य लिखेंगे, लेकिन जब उपवाक्य का नाम पूछा जाएगा तो लिखेंगे स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों, अब ये दोनों महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए। तो दूसरे नंबर पर है प्रधान उपवाक्य। अब ये जो प्रधान उपवाक्य है उसे क्या कहते हैं? वह उपवाक्य जो मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, वह उपवाक्य जो मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना हो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। और तीसरे नंबर का भी एक बार आपको सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है आश्रित उपवाक्य। फिर इन दोनों के उदाहरण एक साथ लिखेंगे तभी समझ में आएंगे। वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित, वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित, आश्रित मतलब निर्भर होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें आपको समझ में देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। अब इस वाक्य के अंदर देखिए कौन कह रहा है? गांधी जी। तो ये कर्ता हो गया और कहना क्या होगी? क्रिया होगी। तो ये क्या है? उद्देश्य है और ये क्या है? विधेय है। तो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हुआ जो वाक्य है ये तो कहलाएगा बच्चों प्रधान उपवाक्य। क्या कहलाएगा? ये प्रधान उपवाक्य। और वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित होता है, उसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ये आगे की जो घटनाक्रम है ये इस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, इस वजह से ये क्या कहलाएगी? आश्रित उपवाक्य। क्या होगा ये? आश्रित उपवाक्य। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वह वाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बना हो तो उसे हम कहते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग और भी थोड़ा सा विस्तार से इसे सीखते हैं। यहाँ आपके सामने वाक्य के जो भेद हैं 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य को सीखने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि पहले उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्यों के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि उपवाक्य 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के जो उपवाक्य हैं उन्हें सीखते हुए और ये जो मिश्र वाक्य है इसे हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं आश्रित उपवाक्य तक। तो एक बार इसे पूरा मिटाकर फिर मैं आपको और उदाहरण देख के समझाता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो मिश्र वाक्य है यही थोड़ा सा कठिन पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनको सीखते हुए ही आप लोग इस मिश्र वाक्य को समझ पाते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मिश्र वाक्य ही पढ़ रहे हैं।
परिभाषा आपको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिए कि वह वाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, उपवाक्य पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसमें, उपवाक्य। और उपवाक्य जो हैं 3 तरह के होते हैं, नंबर 1 स्वतंत्र उपवाक्य, नंबर 2 प्रधान और नंबर 3 जो है आश्रित। तो हम लोग यहाँ इस मिश्र वाक्य के अंदर 2 उपवाक्यों की बात कर रहे हैं, एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो है वो है आश्रित उपवाक्य। कौन सा है बच्चों, आश्रित उपवाक्य। अब जो आगे की घटना है वो सीखनी ये है कि ये जो आश्रित उपवाक्य है बच्चों, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ, इसकी ट्रिक वाइज आप लोग इसे सीख जाइए। देखिए आश्रित उपवाक्य, ये जो आश्रित उपवाक्य हैं बच्चों, ये 3 होते हैं, 3 भेद होते हैं इसके। नंबर 1 संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं ये की से जुड़े हुए होते हैं। किससे होते हैं ये, की से जुड़े होते हैं। तो आप यही पहचान दिमाग में रख लें। जैसे अभी मैंने कहा, मोहन ने कहा या गांधी जी ने कहा, जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं गीता ने माँ से कहा कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माँ ने कहा, ये जो पद है ये तो कहलाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। क्या कहलाएगा ये, प्रधान उपवाक्य। और अगर हम बात करें कि मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, ये कहलाएगा आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या कहलाएगा ये, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा शब्द पर या किसी सर्वनाम शब्द पर आश्रित होता है, और ऐसे वाक्य की से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, की से जुड़े होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये की से पहचान हो गई। दूसरे नंबर पर देखिए संज्ञा के बाद में जो है विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरे नंबर पर कौन सा होता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब ये जो विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं ये आपको ध्यान रखना है कि जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों से आरंभ होता है, इत्यादि शब्दों से आरंभ होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं यह पंखा वही है जो आवाज करता है, यह पंखा वही है जो आवाज करता है। देखिए मैं आपको ये परिभाषाएं नहीं समझा रहा हूं, यानी विशेषण का मतलब ये हो गया कि वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में कोई संज्ञा शब्द होगा या कोई सर्वनाम शब्द होगा उसकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसकी विशेषता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और ये वाक्य जो होंगे वो जो, जिसका, जिसकी, जिसके ऐसे शब्दों से आरंभ होता है। तो आप ये कह सकते हो ये तो जो है ये तो प्रधान उपवाक्य ही है, ये तो क्या है, प्रधान उपवाक्य ही है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पर ये वाला भी क्लियर है। ये जितने भी वाक्य मैं लिख रहा हूँ ये सबके सब आपको केवल एक बतानी होगी, मिश्र वाक्य हैं, क्योंकि अभी 9th क्लास के अंदर ही हो, इतना डिटेल से आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आप सब चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
अब क्रिया विशेषण आश्रित जो उपवाक्य हैं बच्चों, इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये जो होंगे शब्द ऐसे होंगे, जब, तब, जितना, उतना, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे, जिधर, उधर, ऐसे शब्द होंगे। यानी कि जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। ठीक है, जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, इस क्रिया के ऊपर ये वाली क्रिया डिपेंड है। तो यहाँ पर ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया और ये हो गया क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इस तरह से 3 तरह के आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे ये जो टॉपिक है वाक्य का। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के तत्व कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं, और वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। यानी वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। नंबर 1 जो है रचना के आधार पर, और नंबर दूसरे जो पढ़ा आप लोगों ने वो पढ़ा अर्थ के आधार पर, यानी पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है, तो कर्म के आधार पर हम उसके रचना के आधार पर पढ़ा है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, आप लोगों को अगर ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।